नमस्कार दोस्तों। इन दिनों इलेक्टोरल बॉन्ड बड़ा चर्चा का विषय है। Data that has been supplied on electoral bonds. The Election Commission of India has in fact published the electoral bonds data. इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सामने आ गया। जानी माने इकोनॉमिस्ट और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के हस्बैंड परकला प्रभाकर ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम कहा है। तो चलिए समझते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड की इस स्कीम को इस वीडियो में। under ultraviolet light. 2017 में उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी के द्वारा ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कराए गए थे। इलेक्टोरल बॉन्ड बेसिकली कूपन्स होते हैं जो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज ही एक्सेप्ट करती है। इसको कोई भी इंडियन सिटीजन खरीद सकता है, पर कुछ सिर्फ स्पेसिफिक एसबीआई के ब्रांचेस से। इन बॉन्ड्स की लाइफ 15 दिनों की रहती है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने ये बॉन्ड खरीदा और आपने मनचाहे अपने पॉलिटिकल पार्टी को ये बॉन्ड दिया, तो उनको ये बॉन्ड 15 दिनों के अंदर ही इनकैश कराना पड़ेगा, और वो भी सिर्फ एसबीआई के ब्रांच से इनकैश करा सकते हैं। ये बॉन्ड्स कुछ पर्टिकुलर डिनोमिनेशंस में ही आते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड एक पेपर होता है जिसमें सिर्फ जिस दिन वो बॉन्ड खरीदा गया उसकी तारीख लिखी जाती है और उस बॉन्ड की वैल्यू लिखी जाती है। ना उस पर खरीदार का नाम लिखा जाता है, ना आप जिस पॉलिटिकल पार्टी को ये बॉन्ड देने वाले हो उसका नाम लिखा जाता है। ये पॉलिटिकल फंडिंग से ब्लैक मनी को हटाने के लिए लेके आए गए थे और डोनर की जो सिक्योरिटी है उसे मेंटेन करने के लिए लाए गए थे। डोनर की सिक्योरिटी मतलब ये होता है कि अगर कोई भी डोनर पर्टिकुलर किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करता है और वो 20,000 के ऊपर अमाउंट है, तो इलेक्शन कमीशन उसको डिस्क्लोज कर देता है पब्लिक के लिए। तो प्रॉब्लम है कि उस डोनर को दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज वाले परेशान करने लग जाते हैं। वो किसी भी तरीके में हो सकता है। तो इसके लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स में डोनर का जो नाम है वो एनोनिमस रखा है। वो डोनर के अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगा कि इसने इतने रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं, और पार्टी के अकाउंट में भी रिफ्लेक्ट करेगा ऑडिट रिपोर्ट में कि इस पार्टी को इतने करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिले हैं। पर किसी को ये नहीं पता लगेगा कि उस डोनर ने किस पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट किया है। इस स्कीम में 20,000 रुपये का जो कैप था उसे घटाकर 2,000 रुपये का कैप कर दिया गया था। तो इसमें दिक्कत क्या है? क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को स्ट्राइक डाउन किया है और उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने ये तर्क दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जनता के राइट टू इन्फॉर्मेशन को वायलेट करता है। क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स में डोनर का नाम एनोनिमस होता है, तो कोई भी सिटीजन को ये नहीं पता लगता है कि वो जिस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे रहा है उस पॉलिटिकल पार्टी को कौन फंड कर रहा है। पर सरकार ने ये तक कह दिया कोर्ट में कि जनता को अधिकार ही नहीं है ये जानने का कि उनकी पॉलिटिकल पार्टीज को कौन फंड कर रहा है। अगर एक आम आदमी अपनी इनकम छुपा के कुछ महंगी चीज़ खरीद लेता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसे घर में घुसती है जैसे कि उसने बहुत बड़ा कोई क्राइम कर लिया हो। पर सरकार ये कह रही है कि पॉलिटिकल पार्टीज को करोड़ों रुपए का हिसाब देने की ही ज़रूरत नहीं है। ये कैसा आर्ग्यूमेंट है? क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि उनकी पॉलिटिकल पार्टीज को कौन फंड कर रहा है। क्योंकि अगर डोनेशन एनोनिमस रखी तो क्विड प्रो को यानी समथिंग फॉर समथिंग, यानी इस सिचुएशन में हम बोल सकते हैं कि चंदा दो और धंधा लो, ये मॉडल इंप्लीमेंट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि रूलिंग पार्टी को अगर कोई कंपनी डोनेशंस देती है तो रूलिंग पार्टी उसे फेवर दे सकती है, उसे कॉन्ट्रैक्ट्स दे के या ईडी सीबीआई से बचा के। और ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसके हम वीडियो में और सामने बात करेंगे। सरकार ने 2017 में कंपनीज एक्ट 2013 को अमेंड करते हुए 7.5% की जो सीलिंग थी उसको हटा दिया। 7.5% मतलब जो पिछले साल का कंपनीज का 3 साल का नेट प्रॉफिट है उसका 7.5% तक ही कोई भी कंपनी डोनेट कर सकती है पॉलिटिकल पार्टीज को, उससे ज़्यादा नहीं कर सकती है। पर इस अमेंडमेंट के बाद कंपनीज अपना 100% प्रॉफिट या प्रॉफिट से भी ज़्यादा डोनेट कर सकती है पॉलिटिकल पार्टीज को। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज का प्रॉफिट 215 करोड़ था, पर उसने डोनेट कितने किए? 1300 करोड़। ऐसे ही क्विक सप्लाई चेन ने किया है, एमकेजे एंटरप्राइजेस ने किया है, मदन लाल लिमिटेड ने किया है, और ऐसी कई कंपनीज है। कंपनीज ये एक्स्ट्रा का पैसा कहाँ से ला रही है? क्या ये ब्लैक मनी नहीं है? अगर सरकार सच में ब्लैक मनी को हटाना चाहती थी तो उन्होंने 7.5% के कैप को क्यों हटा दिया? ये बात सुप्रीम कोर्ट ने खुद सीजीआई ने भी कही थी। I'm saying profit-making company can only donate. That's why I give you a 1 rupee company
passes the threshold that I'm a profit-making company. I have two answers. I have a 1 rupee profit, but I will donate 100 crores. Why would a company do that? The principle that so long as you're a profit-making company, you can donate as much as you want. The reason why these caps were introduced and that they stood the test of time were for a very legitimate reason. Namely, that you're a company. Your purpose is to carry on business. Your purpose is not to donate to political parties. And if your purpose is not to donate to political parties, you must donate only a small portion. 2017 में इलेक्शन कमीशन और आरबीआई ने इस पर कंसर्न्स रेज किए थे, पर सरकार ने उनकी नहीं सुनी। 30 जनवरी 2017 को आरबीआई ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को लेटर लिखा जिसमें उन्होंने कई सारे कंसर्न्स रेज किए इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर, और इसमें आरबीआई ने यह भी कहा कि जो गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी की बात कर रही है वो इलेक्टोरल बॉन्ड से अचीव नहीं की जा सकती है। आरबीआई ने ये कहा कि सरकार ने जो सेक्शन 31 चेंज किया है आरबीआई एक्ट का, उससे कोर प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रल बैंकिंग पर खराब असर पड़ता है और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA 2002 पर भी इससे बुरा इफेक्ट पड़ता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने आरबीआई को ये जवाब देते हुए ये लिखा कि आरबीआई को ये सिस्टम समझा ही नहीं है, और ये जो आरबीआई की एडवाइस है वो लेट हो चुकी है क्योंकि फाइनेंस बिल पहले से ही प्रिंट हो गया है। 26 मई 2017 को इलेक्शन कमीशन ने भी इस पर कंसर्न्स रेज किए थे लेटर लिख के। इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि कंपनीज एक्ट 2013 को, जिसमें 7.5% का कैप था, उस कैप को जो हटाया, मतलब जो कंपनीज एक्ट में जो अमेंडमेंट की है उसकी वजह से शेल कंपनीज बनेगी और इससे ब्लैक मनी और बढ़ेगी। 27 सितंबर 2017 को आरबीआई ने वापस लेटर लिख के कोशिश की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को और ये समझाने की कोशिश की कि इससे मनी लॉन्ड्रिंग और ब्लैक मनी कैसे बढ़ सकता है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके इन सारे लेटर्स को पढ़ भी सकते हैं। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर ये एसबीआई ने 2 फाइल्स अपलोड की है, जिसमें से पहली फाइल जो है वो किस पॉलिटिकल पार्टी ने किस तारीख को और कितने रुपए के बॉन्ड्स एनकैश किए हैं उसका डेटा है, और दूसरी फाइल में किस कंपनी ने किस तारीख को कितने रुपए के बॉन्ड्स खरीदे हैं उसका डेटा है। इन दोनों फाइलों में प्रीफिक्स और बॉन्ड नंबर दिया है। आपको ये बॉन्ड नंबर और प्रीफिक्स मैच करने पड़ते हैं, इसके बाद आप समझ सकते हैं कि किस कंपनी का बॉन्ड किसको गया है। अब हम क्विड प्रो को के एग्जांपल्स देखेंगे। 7 मई 2019 को टॉरेंट ग्रुप ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे और फिर वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स बीजेपी को दे दिए, जिसको बीजेपी ने 10 मई को इनकैश करा लिया। और 30 मई की एक खबर देखिए, साफ साफ लिखा है कि गवर्नमेंट ने एक GR निकाला जिसके हिसाब से भिवंडी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को 285 करोड़ का प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट करने की टॉरेंट पावर से ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि 285 करोड़ का प्रॉपर्टी टैक्स सरकार ने माफ़ कर दिया टॉरेंट पावर का। 11 अप्रैल 2023 को मेघा इंजीनियरिंग ने 140 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे, जिसमें से 115 करोड़ रुपए बीजेपी ने इनकैश करा लिए। इसके लगभग एक महीने बाद 13 मई 2023 को MMRDA ने थाने बोरीवली टनल का कॉन्ट्रैक्ट, जो कि 14,400 करोड़ रुपए का है, वो दे दिया मेघा इंजीनियरिंग को। मार्च 2021 को मेघा इंजीनियरिंग को सिविल वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिला HPCL से 300 करोड़ का मैंगलोर में। 6 अप्रैल को मेघा इंजीनियरिंग ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स 38 करोड़ के परचेज किए, उसमें से 33 करोड़ बीजेपी ने रिडीम किए थे। मेघा इंजीनियरिंग को 6,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला था ONGC से जून और जुलाई के महीने में 2019 में, और उसके एक महीने पहले मतलब मई में उसने 60 करोड़ के बॉन्ड खरीदे, जिसमें से 53 करोड़ के बॉन्ड बीजेपी ने रिडीम किए थे। मेघा इंजीनियरिंग को 3,600 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट भी मिला BKC में एक स्टेशन बनाने के लिए, जो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के अंदर आता था। 15 मार्च 2023 की एक खबर है। 15 जून 2023 की खबर देखिए, जिसमें मेघा इंजीनियरिंग को और 500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला था डिफेंस मिनिस्ट्री। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। 15 दिसंबर 2023 को गिनेस पावर को 1,026 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला। 9 जनवरी 2024 को गिनेस पावर ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे, जिसको 17 जनवरी 2024 को बीजेपी ने रिडीम कराए थे। 24 जनवरी 2022 की खबर देखिए, जिसमें एप्को इंफ्राटेक कंपनी को 9,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला। इसके ही 14 दिन पहले 10 जनवरी 2022 को एप्को इंफ्राटेक ने कुछ इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, जिसको बीजेपी ने इनकैश कराया था 17 जनवरी को। जनवरी 2024 को टॉरेंट पावर ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, जिसको बीजेपी ने इनकैश कराए थे 12 जनवरी 2024 को। ये 8 मार्च 2024 की खबर देखिए, जिसमें टॉरेंट पावर को 306 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में मिला है। बस क्विड प्रो को नहीं, कंपनीज ने सरकार के पॉलिसीज तक चेंज किए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड से। जैसे
12 अगस्त 2021 की खबर देखिए जिसमें कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि गवर्नमेंट की एजेंसी है उसने ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ पर यह आरोप लगाया कि ग्रासिम इंडस्ट्री की मोनोपोली है कुछ सर्टन स्टेपल फाइबर्स पे। इसके बाद अगस्त 2021 में यूनियन गवर्नमेंट ने विस्कॉस स्टेपल फाइबर जो कि एक बायोडिग्रेडेबल फाइबर है उससे एंटी डंपिंग ड्यूटी रिमूव कर दी थी। इससे नुकसान हो रहा था ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ को क्योंकि कुछ फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज और कम दाम में विस्कॉस स्टेपल फाइबर को इंडिया में अवेलेबल करा के दे सकती थी ये ड्यूटी हटाने के बाद। ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ बिरला ग्रुप का पार्ट है और बिरला ने 12 दिसंबर 2022 को इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे और उन बॉन्ड्स को 14 दिसंबर 2022 को बीजेपी ने इनकैश कराया। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की उनकी ही वेबसाइट पर एक ऑर्डर की पीडीएफ देखिए। इस ऑर्डर में विस्कॉस स्टेपल फाइबर पर कुछ स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल्स लगा दिए थे और ये ऑर्डर 29 दिसंबर 2022 को आया था। इसकी वजह से चाइना और इंडोनेशिया से जो फाइबर आता था विस्कॉस का वो महंगा हो गया और जिस वजह से भारत में जो छोटी और बड़ी मिल्स थी जो विस्कॉस फाइबर को यूज़ करती थी उनको नुकसान होने लग गया क्योंकि उनको वापस ग्रासिम इंडस्ट्री से ही महंगे प्राइस में ख़रीदना पड़ता था। कई कंपनीज ऐसी भी है जिन्होंने ईडी के छापों के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे और बीजेपी को दिए। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं अरबिंदो फार्मा का जिसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है पी शरद चंद्र रेड्डी। 10 नवंबर 2022 को ईडी ने रेड्डी को अरेस्ट किया था। 11 नवंबर को ईडी का आप ये स्टेटमेंट देखिए जिसमें उन्होंने लिखा है कि शरद चंद्र रेड्डी किंग पिन है दिल्ली लिकर स्कैम का। दिल्ली लिकर स्कैम वही स्कैम है जिसके तहत अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री है उनको अरेस्ट किया है। 15 नवंबर 2022 को अरबिंदो फार्मा ने 5 करोड़ की इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे जिसको बीजेपी ने 21 नवंबर को इनकैश करा लिए थे। मई 2023 को शरद रेड्डी को बेल मिल गई थी हाई कोर्ट से। शरद रेड्डी को मेडिकल बेसिस पे जमानत मिली थी और ये मेडिकल कंडीशंस कौन से थे? पीठ दर्द और बुखार। तो हमें सरकार से पूछना चाहिए क्या जेल में पीठ दर्द और बुखार के लिए भी दवाइयाँ या डॉक्टर नहीं है? क्योंकि अगर ऐसा है तो सरकार को जल्द से जल्द बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल करानी चाहिए जेल में, क्योंकि ऐसे फिर हर कोई कैदी सर्दी जुकाम खांसी बुखार बदन दर्द सिर दर्द पीठ दर्द जैसी प्रॉब्लम्स को लेकर बेल लेते रहेंगे। कोई भी कैदी कोशिश करते रहेगा कि उसे एक बेल मिल जाए, पर ईडी ने इस किंग पिन के बेल का बिल्कुल भी विरोध नहीं किया है। जून 2023 को किंग पिन यानी शरद रेड्डी को दिल्ली हाई कोर्ट से अप्रूवर बनाने की इजाज़त मिल गई ईडी को। अप्रूवर मतलब सरकारी गवाह होता है जो कि उस क्राइम में इन्वॉल्व होता है, पर वो सारी चीज़ें सच सच बता देता है कोर्ट को और उसको कोई सज़ा नहीं मिलती है। और उसके 2 महीने बाद अरबिंदो फार्मा ने और 25 करोड़ दिए भारतीय जनता पार्टी को। पर ऐसे और कई केसेस है जैसे मेघा इंजीनियरिंग पर ईडी की रेड पड़ी थी अक्टूबर 2019 में और मेघा इंजीनियरिंग ने 5 करोड़ के बॉन्ड्स डोनेट किए थे बीजेपी को 3 अक्टूबर 2019 को। सन फार्मा पर रेड हुई थी मई 2019 में और 8 मई 2019 को सन फार्मा ने 10 करोड़ रुपए बीजेपी को डोनेट किए। ऐसे कंपनीज के लिस्ट है जिन पर ईडी और आईटी के रेट्स पड़े और उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद के बीजेपी को डोनेट किए। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप खुद जाके चेक कर सकते हैं, मैं इस डेटा की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता कि इन कंपनीज के डोनेशन के बाद क्या ईडी सीबीआई ने इन पर केसेस बंद कर दिए या नहीं, क्योंकि ये एजेंसीज हर दिन कई केसेस खोलती है और कई केसेस बंद करती है। हर केस की खबर तो नहीं बनती है, क्योंकि अगर कोई पत्रकार है और उसको पता चला कि ईडी ने जो केस की थी सन फार्मा पर वो ईडी ने विड्रॉ कर लिए हैं, तो वो उसको क्यों छापेगा? क्योंकि ये तो नॉर्मल खबर हो गई, हर दिन कई केसेस बंद करती है ईडी। उसको तो यही लगा होगा कि ईडी ने जेन्युइनली सन फार्मा पर केस बंद कर दिया है, क्योंकि उस वक्त कहाँ ट्रांसपेरेंसी थी, उस वक्त तो इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा अवेलेबल नहीं था पब्लिक के लिए। तो उसको कहाँ से पता लगता था कि सन फार्मा ने बीजेपी को चंदा दिया है? उसके बाद ईडी ने केस विड्रॉ किया है सन फार्मा से। अगर उसको ये चीज़ पता चलती थी तब वो ये खबर छापता था। तो इसलिए मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता कि ये केसेस उन कंपनीज़ के विड्रॉ हुए हैं। पर अभी भी अगर आप ये मानते हैं कि ईडी सीबीआई बिल्कुल फ्री है, बीजेपी उसको बिल्कुल कंट्रोल नहीं करती है, तो ये सुनिए। 19 मार्च 2024 की ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर देखिए जिसमें सीबीआई ने 2017 का एयर इंडिया ग्राफ्ट का केस बंद कर दिया प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ। प्रफुल्ल पटेल पर 30,000 करोड़ के घोटाले का आरोप है और बीजेपी 2012 में खुद प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रही थी। प्रफुल्ल पटेल वही नेता है जिन्होंने अजित पवार के साथ मिलकर एनसीपी तोड़ी और शामिल हो गए एनडीए में।
और हमें ये सवाल पूछना चाहिए कि क्यों प्रफुल्ल पटेल को क्लीन चिट मिली जब उन्होंने एनडीए के साथ अलायंस बनाया। अगर बीजेपी प्रफुल्ल पटेल पर इतने सारे आरोप लगाती थी तो उन्होंने एनडीए में शामिल होने ही क्यों दिया। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला। ये था मोदी जी का बयान भोपाल में। और मोदी जी जो महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एमएससीबी घोटाले के बारे में बात कर रहे थे, उसके मेन आरोपी थे अजित पवार, जिनको इस मोदी जी के स्पीच के 5 दिनों बाद ही एनडीए में शामिल करा लिया था। और इस एमएससीबी घोटाले में जनवरी 2024 में ईओडब्ल्यू ने क्लीन चिट दे दी अजित पवार को। सरकार आल्यानंतर अजित दादा चक्की पिसिंग ये इंडियन एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देखिए, जिसमें उन्होंने खुलासा किया है कि 2014 के बाद 4 गुना बढ़े हैं ईडी के केसेस अगेंस्ट पॉलिटिशियंस, और इसमें से 95% केसेस अपोजिशन के लीडर्स के खिलाफ ही है। 2014 से 2022 के बीच 121 प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फिगर्स पर इन्वेस्टिगेशन हुई थी, जिसमें से 115 सिर्फ अपोजिशन लीडर्स ही थे। ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल देखिए, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 2014 से 25 बड़े अपोजिशन लीडर्स, याद रखिए बड़े लीडर्स, मतलब जो सीएम रह चुके या स्टेट और सेंटर में मिनिस्टर रह चुके या बहुत साल तक सांसद रह चुके हैं, सिर्फ ऐसे लीडर्स जिन पर करप्शन के आरोप थे और जिनके पीछे एजेंसीज लगी थी, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और उनमें से 23 लोगों को क्लीन चिट मिल गई है। ये तो सिर्फ बड़े लीडर्स थे, ऐसे लोकल लेवल पे कई पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, वो एमएलए एमपी या उस किसी पार्टी के लोकल हेड भी हो सकते हैं। तो अगर इस हद तक बीजेपी कंट्रोल करती है ईडी और सीबीआई को, तो हम इस बात को ज़रूर कंक्लूड कर सकते हैं कि जिन कंपनीज ने रेड मारने के बाद बीजेपी को चंदा डोनेट किया, उनको ईडी या सीबीआई ने छोड़ ही दिया होगा। वैसे भी हम ये एग्जाम्पल अरविंदो फार्मा के केस में देख सकते हैं। कहानी यहाँ ही नहीं ख़त्म होती है। मैंने बस आपको कुछ ही चीज़ें बताई है इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर जो छोटे मोटे स्कैम्स हैं उनके बारे में, क्योंकि न्यूज़ मिनट, न्यूज़ लॉन्ड्री और स्क्रोल और कुछ इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ने प्रोजेक्ट इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया है, जिसमें सारे जो इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर छोटे बड़े स्कैम्स हैं उनके बारे में है। मैं इसकी भी लिंक आपको दे दूँगा, आप चाहे तो इसे भी पढ़ सकते हैं। और जहाँ तक एनोनिमिटी की बात आती है इलेक्टोरल बॉन्ड में, तो ये एनोनिमिटी सिर्फ अपोजिशन पार्टीज़ और पब्लिक के लिए ही है, क्योंकि उस वक्त पूनम अग्रवाल जो कि क्विंट के लिए काम करते थे, उन्होंने 2 इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट के एसबीआई ब्रांच से। उनके बॉन्ड पर भी बस डेट ही लिखी गई थी जिस डेट पर उन्होंने वो बॉन्ड खरीदा था। और उन्होंने जब अपने इलेक्टोरल बॉन्ड फॉरेंसिक लैब में टेस्ट कराने के लिए भेजे, तो उन्हें एक शॉकिंग चीज़ पता चली, और वो ये बात थी कि उनके बॉन्ड पर एक सीक्रेट अल्फा न्यूमेरिक कोड भी लिखा हुआ है जो सिर्फ यूवी लाइट के अंदर दिखता है। और उन्होंने ये भी पाया कि हर बॉन्ड पे एक अलग अल्फा न्यूमेरिक कोड है। सरकार का यहाँ झूठ पकड़ा गया, क्योंकि सरकार ने सिर्फ बोला था कि उस बॉन्ड पे सिर्फ जिस दिन वो बॉन्ड खरीदा गया उसकी डेट लिखी जाएगी और उस बॉन्ड की वैल्यू लिखी जाएगी। फिर उसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री खुद एडमिट करती है कि हाँ, इलेक्टोरल बॉन्ड पे एक सीक्रेट अल्फा न्यूमेरिक कोड है जो कि एक बिल्ट इन सिक्योरिटी फीचर है, और ये सिर्फ फेक बॉन्ड को ढूंढने के लिए लाए गए थे। और ये जो नंबर है ये एसबीआई नोट नहीं करके रखता है। ये बात भी पूरी तरह से सरकार ने जनता को झूठ बोली है, क्योंकि अगर एसबीआई वो अल्फा न्यूमेरिक कोड को नोट डाउन ही नहीं करता था, तो फिर एसबीआई उस डेटा में वो कोड को कैसे इंक्लूड कर सकता था। हर बॉन्ड के सामने उस इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा में एक अल्फा न्यूमेरिक कोड दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि एसबीआई ने उस अल्फा न्यूमेरिक कोड को नोट डाउन किया है। सरकार ने ये भी कहा कि डोनर और पॉलिटिकल पार्टी में इस अल्फा न्यूमेरिक कोड का कुछ भी लिंक नहीं है, पर इसी अल्फा न्यूमेरिक कोड की वजह से ही तो हम ट्रैक कर पा रहे हैं कि किस डोनर ने किस पॉलिटिकल पार्टी को दिया। सरकार ने ये भी कहा कि वो अल्फा न्यूमेरिक कोड एसबीआई किसी के साथ नहीं शेयर करता, चाहे वो सरकार ही क्यों ना हो। पर अगर एसबीआई ने बीजेपी को वो अल्फा न्यूमेरिक कोड नहीं शेयर किया, तो बीजेपी को कैसे पता चला कि टॉरेंट पावर ने उनको डोनेशन दी है, उनका 285 करोड़ का टैक्स माफ़ करना है। मैंने आपको इतने क्विड प्रोको के एग्जांपल्स दिए, तो उसमें बीजेपी सरकार को ये पता ही चला होगा ना कि किस कंपनी ने उनको डोनेशंस दिए हैं और किस कंपनी को उनको प्रोजेक्ट्स देने हैं। तो ये भी सरकार का झूठ सीधे तरह से पकड़ा गया, क्योंकि एनोनिमिटी सिर्फ अपोजिशन पार्टीज़ और पब्लिक के लिए थी, सरकार के लिए नहीं। एसबीआई ने भी सरकार को बचाने के लिए एडी चोटी का जोर लगा लिया था, क्योंकि ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम 15 फरवरी को स्ट्रक डाउन की थी सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने 6 मार्च तक का समय दिया था
SBI को ये पूरा डेटा डिस्क्लोज करने के लिए। पर 6 मार्च के एक दिन पहले यानी 5 मार्च को SBI ने अपील की सुप्रीम कोर्ट को कि उन्हें 30 जून तक का समय चाहिए ये डेटा पूरा डिस्क्लोज करने के लिए। सोचिए, एक नेशनल बैंक को 22,000 डेटा सेट डिस्क्लोज करने के लिए 3.5 महीने से भी ज़्यादा का समय मांग रही है। तो ये सवाल हमें सरकार से पूछना चाहिए कि इस आधुनिक ज़माने में क्या अभी भी SBI कागज़ों पर ही लिखती है डेटा? क्या अभी भी इतनी वर्कफोर्स नहीं है SBI के पास? सुप्रीम कोर्ट ने 19 दिनों का समय दिया था SBI को डेटा डिस्क्लोज करने के लिए, तो क्या इतने दिनों में भी SBI नहीं कर पाई ये काम? मुझे नहीं लगता है कि SBI ये काम करने में सक्षम नहीं होगी, पर बीजेपी ने ही SBI पर प्रेशर बनाया होगा ताकि इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा इलेक्शन के बाद डिस्क्लोज हो, ना कि इलेक्शन के पहले, क्योंकि अगर इलेक्शन के पहले डिस्क्लोज हो गया तो बीजेपी को चुनाव में बहुत नुकसान होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 30 जून तक तो नहीं, पर SBI को 13 मार्च तक एक्सटेंशन दे दिया। फिर 14 मार्च को SBI ने ये डेटा इलेक्शन कमीशन को दे दिया और इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर डाल दी। पर ये डेटा भी आधा अधूरा था, क्योंकि 14 मार्च को जो डेटा डिस्क्लोज किया गया था उसमें वो अल्फा न्यूमेरिक कोड ही नहीं दिया था जिससे हम ये दोनों डेटा सेट्स को मैच कर पाए। फिर वापस सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया SBI को और 21 मार्च तक वो अल्फा न्यूमेरिक कोड का डेटा भी डिस्क्लोज करने के लिए बोल दिया। तो सोचिए, SBI अगर बीजेपी के लिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर तक को भी नहीं मान रही होगी, तो मुझे नहीं लगता कि SBI ने बिल्कुल भी वो डेटा शेयर नहीं किया होगा बीजेपी के साथ कि कौन से पॉलिटिकल पार्टी को कौन सी कंपनी डोनेट कर रही है। देश में हमारे 303 सांसद है, हमें 6,000 करोड़ के बॉन्ड मिले हैं और 242 सांसद जिन पार्टियों का है, इसको 14,000 करोड़ के बॉन्ड निकले। क्या शोर शराबा कर रहे हो भाई? तो ये था यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी का बयान, जिसमें ना सिर्फ फैक्ट और लॉजिक दोनों गलत था। टोटल इलेक्टोरल बॉन्ड 16,000 करोड़ के खरीदे गए थे, ना कि 20,000 करोड़ के, और बीजेपी को उसमें से 8,000 करोड़ के मिले थे, ना कि 6,000 करोड़ के, जो कि 50% होता है। अमित शाह जी का कहना है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, बीजेपी के 303 सांसद हैं, कई स्टेट्स में उनकी राज्य सरकारें हैं, तो वो इस बात को जस्टिफाई कर रहे थे कि बीजेपी को सबसे ज़्यादा बॉन्ड्स मिले। पर दिक्कत उसमें नहीं है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितने करोड़ के बॉन्ड्स मिले। अगर बीजेपी को 16,000 करोड़ के बॉन्ड भी मिल जाते तभी भी कोई दिक्कत नहीं रहती। प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब कोई कंपनी बीजेपी को 1 करोड़ देता है और बीजेपी उसके बदले में 10 करोड़ का उसको कॉन्ट्रैक्ट थमाती है। प्रॉब्लम क्विड प्रो को की है, जो मैंने आपको वीडियो में बताया। बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। The very party which now says, oh, this is a scam, this is a scandal, had also taken money through the bonds. Tell me what moral authority anyone has to speak, because it was the law then. It went lawfully. It was a step better than what prevailed earlier. What prevailed earlier was a law where it was free for all. You could give in cash, you could give in, boris, you could come in suitcases, you could do anything. Whereas what this one did was at least that the donor will put it in his account, the recipient party will put it into its own account, so there is a money trail that you can establish. हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी का बयान, जिनके हिसाब से किसी पार्टी के पास मॉरल अथॉरिटी नहीं है इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बात करने की, क्योंकि सब ने उससे डोनेशंस एक्सेप्ट किए। पर मैं फिर से बात दोहराता हूँ कि दिक्कत इलेक्टोरल बॉन्ड से पॉलिटिकल डोनेशंस लेने में नहीं है, दिक्कत है क्विड प्रो को में, जो बीजेपी ने किया है। सीतारमण जी के हिसाब से कैश का यूज़ पहले के सिस्टम में बहुत होता था, पर पहले के सिस्टम में तो 20,000 रुपये की कैप थी। जिनके पास ब्लैक मनी होती थी वो कैश में डोनेशंस देते थे। वो पहले भी इलीगल था और अभी भी इलीगल है। और अभी के सिस्टम की वजह से अगर लाखों के कैश के डोनेशंस रुक जाते थे तो क्या पुलिस हाईवेज पर बैरिकेड बना के खड़ी करती थी? अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, आपने एक बात नोटिस की होगी कि अगर आप एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं तो रास्ते में पुलिस बैरिकेड्स लगाती है और वहाँ आपकी गाड़ी को रुकाया जाता है और चेकिंग की जाती है कि आप कहीं पैसा तो नहीं ले जा रहे कैश में। तो अभी के सिस्टम ने अगर कैश डोनेशंस को रोका था तो पुलिस बैरिकेड्स क्यों लगाती थी रास्ते पर? देखिए, कोई भी लॉ फुल प्रूफ नहीं होता है। अगर हमने कोई लॉ बना दिया और वैसा ही होगा, इसकी गारंटी सरकार भी नहीं दे सकती, क्योंकि सरकार की नज़र हर जगह तो नहीं रह सकती है। तो लॉ बनाने के बाद भी कई लोग वही इलीगल चीज़ करते रहेंगे। पर उसके लिए हमें क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग एजेंसीज़, और ऐसी एजेंसीज चाहिए जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के इन्फ्लुएंस में ना रहे।
पर दिक्कत ये है कि आज के दिन ये एजेंसीज अपोजिशन पार्टी के खिलाफ ही भागे जा रही है। तो हमें निर्मला सीतारमण जी से ज़रूर पूछना चाहिए कि एक असंवैधानिक स्कीम जो सुप्रीम कोर्ट ने बोली है असंवैधानिक है, वो कैसे बेटर हो सकती है पिछले स्कीम से। यही नहीं, अभी और सुनिए। This has caused some embarrassment to your party, a setback. मुझे बताइए ऐसा क्या किया है कि जिसके कारण मुझे सेटबैक हो। मैं पक्का मानता हूं जो लोग इसको लेकर के आज नाच रहे हैं और गर्व कर रहे हैं वो पछताने वाले हैं। मैं जरा पूछना चाहता हूं इन सभी विद्वानों को कि 2014 के पहले जितने चुनाव हुए, चुनाव में खर्चा तो हुआ ही होगा ना, बिना खर्चा नहीं। कौन एजेंसी है जो मैं बता पाए कि पैसा कहाँ से आया था, कहाँ गया और किसने खर्च किया है? क्या ये तो मोदी ने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड बनाया था, इसके कारण आज आप ढूंढ पा रहे हो कि पैसा बॉन्ड किसने लिया, कहाँ दिया। मोदी जी का इंटरव्यू एक तमिलनाडु के चैनल थांटी टीवी के साथ। अभी तक यूनियन मिनिस्टर्स झूठ बोलते थे, पर क्या अब प्रधानमंत्री ने भी चालू कर दिया है झूठ बोलना? क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि ये सिर्फ उनकी सरकार की वजह से है कि पैसे को अभी ट्रैक किया जा पा रहा है। किसने किसको कितने डोनेट किए ये सिर्फ मोदी जी की वजह से पता चला है। पर क्या ये सच है? सरकार ने ये स्कीम लाई थी ताकि डोनर्स की आइडेंटिटी को एनोनिमस रखने के लिए। उसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा गया था कि ये डेटा पब्लिक में डिस्क्लोज किया जाएगा। ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की वजह से था कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्कीम को स्ट्रक डाउन किया, उसके बाद बोला एसबीआई को कि ये डेटा डिस्क्लोज किया जाए। तो क्या डेटा डिस्क्लोज सुप्रीम कोर्ट की वजह से हुआ कि मोदी जी की वजह से, ये आप खुद ही बताइए। मोदी जी ने ये भी कहा कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड के अलावा ऐसी कोई स्कीम नहीं थी जो मनी ट्रेल को दिखा सके, मतलब कहाँ से पैसा आया और कहाँ पैसा गया, ये कोई स्कीम इलेक्टोरल बॉन्ड के अलावा नहीं दिखा सकती थी। पर क्या ये बात सही है? क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है कि अगर 20,000 के ऊपर कोई भी डोनेट करता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, तो वो उसको इलेक्शन कमीशन में वो रजिस्टर कराना पड़ता है और फिर ये डेटा इलेक्शन कमीशन पब्लिक कर देता था। और इलेक्टोरल बॉन्ड का सिस्टम ही इसीलिए लाया गया था ताकि डोनर की आइडेंटिटी एनोनिमस रखने के लिए। तो अगर पहले का सिस्टम ट्रांसपेरेंट था, इसीलिए तो डोनर की आइडेंटिटी एनोनिमस रखने की ज़रूरत पड़ रही थी। अगर पहले के सिस्टम में ये नहीं पता चलता कि पैसा कहाँ से आ रहा है और पैसा कहाँ जा रहा है, तो फिर दिक्कत ही नहीं रहती थी, क्योंकि डोनर की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होती थी। डोनर की आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो रही थी, इसलिए उसको सिक्योरिटी चाहिए थी, इसलिए फिर इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाए गए थे। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि पहले मनी ट्रेल नहीं था और अभी मनी ट्रेल है। उल्टा पहले मनी ट्रेल था और अभी भी मनी ट्रेल है, पर वो सिर्फ गवर्नमेंट के लिए, वो गवर्नमेंट ही देख सकती थी एसबीआई के थ्रू, पब्लिक और अपोजिशन पार्टीज में। तो ये थी इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी कहानी। मैं बस जाते जाते इतना ही कहना चाहूँगा कि इलेक्शन चालू हो गया है, फर्स्ट फेज हो भी गया है। वोट देना मत भूलिएगा, क्योंकि वोट देना आपका हक नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है, आपके देश और बच्चों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।